दोस्तों कंपटीशन एक हमारे आसपास में एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी चीज़ हो चुकी है, जो कि आजकल के ज़माने में हम जहाँ पर भी देखें एक स्टूडेंट को तो कहीं न कहीं किसी अपनी पूरी ज़िंदगी के दौरान में कई कॉम्पिटिशन्स के साथ में फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन सीधा ही आता है कि हमें कॉम्पिटिशन के इस ज़माने में हमारे आस-पास में हमारे जो अलग-अलग हमें कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, तो उन एग्ज़ाम्स के साथ में डील कैसे किया जाए? तो जी हाँ दोस्तों, तो उसके लिए फिर मैं आपके लिए एक इस क्वेश्चन का, जो कि हाउ टू क्रैक एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को मैं लेकर के आया हूँ। इस क्वेश्चन को आज मैं बहुत ही ज़्यादा बारीकी से और ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा कि इसके लिए हमें क्या क्या मेन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ता है, और मेन पॉइंट्स जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको अपन को फोकस करना चाहिए, उन पॉइंट्स को मैं बहुत ही ढंग से आपको एक्सप्लेन करके और बताऊंगा कि ये जो मेन पॉइंट है, ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे आप कोई भी दे रहे हो, चाहे वो जेईई यूपीएससी, चाहे कोई भी एग्जाम देख लो आसपास में, क्या कहो, मतलब ऑनली ये कोई फिक्स में दायरा नहीं बोल रहा, क्योंकि हम चाहे साइंस डायरेक्शन में देखें, चाहे कॉमर्स के डायरेक्शन में देखें, चाहे आर्ट्स के डायरेक्शन में देखें, कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमारे आसपास में बहुत ही ज़्यादा आ जाते हैं। तो इस केस में मैं आपको इस चीज़ का है बताने जा रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, फर्स्ट स्टेप ये है कि ट्राई टू नो योर एग्जाम। व्हाट इज द एग्जाम? जो आप एग्जाम देने जा रहे हो वो एग्जैक्टली है क्या, उसको ढंग से स्टडी करो। उसके सिलेबस के ऊपर जाने से पहले सबसे पहले उस एग्जाम को जानने की कोशिश करो। जो एग्जाम है क्या, उसका टफनेस लेवल कितना है, उसका कंपटीशन लेवल कितना है, कितने लोग हर साल उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और उसका सक्सेस रेशियो कितना है कि उसके अंदर बच्चे कितने सेलेक्ट होते हैं। ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है जब अपने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करने के लिए हम अपने आप को अलाउ करते हैं। तो उस एग्जाम को ढंग से जानो, व्हाट इज द एग्जाम, उसके लिए हमें कितनी मेहनत चाहिए, कितना एफर्ट डालना पड़ता है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछता है एग्जाम, उसका सिलेबस कितना है, कितना टाइम उसको चाहिए होता है पढ़ने के लिए। ये कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसको अपन को आंसर देना चाहिए, और इन क्वेश्चंस के ऊपर वर्क करना चाहिए, जो कि हम शायद कहीं ना कहीं नहीं करते हैं। बहुत ही गलत वे होता है। तो सबसे पहली चीज यही हो गई कि एग्जाम को ढंग से समझो। अपने कंपटीशन को समझने के लिए, अपना सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले एग्जाम को समझो। इस चीज के ऊपर वर्क आपको करना ही चाहिए एटलीस्ट। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि हमें इस एग्जाम को समझना है, और साथ में ये और समझना है कि एग्जाम हमें देने के बाद में हमें क्या मिलेगा, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज हो सकती है, हमें जो एक मोटिवेशन दे सकती है, एक मोटिवेटिंग फैक्टर हो सकती है हमारे लिए। तो इस चीज को भी जरूर आप ध्यान दें। और जब हम इस एग्जाम को जब अपन जान चुके होते हैं, तो उसके बाद में फिर हमारा थर्ड स्टेप गोल सेटिंग होना चाहिए, जिससे कि हमें कोई भी असमंजस ना हो, हमारा बिल्कुल फिक्स गोल हो कि हमें उस लेवल पर तैयारी करनी है, जिससे कि हमारा जो गोल है वो क्लियर हो। हमें आंखें बंद करके डायरेक्ट फर्स्ट रैंक के लिए नहीं सोच लेना चाहिए। हमें उसको ढंग से उस एग्ज़ाम को समझना चाहिए, और हमें ये भी पहचानना चाहिए कि उसका कंपटीशन लेवल कैसा है। जब हम सारा कुछ देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अगर अपन एक्सेप्ट करते हैं कि एग्ज़ाम के जो एफर्ट्स हैं, या फिर एग्ज़ाम जो कुछ भी मांगता है वो हम देने को तैयार हैं, हम उतना अपना 100% देने को तैयार हैं, तो अगर हमने इसको एक्सेप्ट किया है, तो फिर अब हमारा गोल सेटिंग एग्ज़ाम पे होना ही चाहिए, हमारा सेकेंड स्टेप। ओके, तो फिर अब हम जैसे हमने गोल भी सेट कर लिया है, तो अब हमारा जो थर्ड स्टेप होना चाहिए, अब हमारी स्टडी धीरे धीरे एग्जाम्स के सिलेबस की तरफ जाती है, तो फिर अब हमारा थर्ड स्टेप जो होना चाहिए वो सिलेबस के ऊपर होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, अब सिलेबस के ऊपर पूरा ढंग से फोकस करना है। अब सिलेबस को एक बार पूरी सिलेबस देखना है कि हमारा सिलेबस कितना है, फिर उसको पढ़ना है कि कितने टॉपिक्स उसके अंदर दे रखे हैं, फिर उसके अंदर ये और देखना है कि उस सिलेबस को पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम कितना है, और वो क्या क्या टॉपिक उस सिलेबस में है, और फिर जो टॉपिक्स से पहले सब्जेक्ट्स भी हमें देखने हैं। तो जब अपन सब्जेक्ट देखेंगे, तो सब्जेक्ट्स में हमें ये भी देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए फेमिलियर है, जिसके लिए हम कोई दिक्कत नहीं है, हमें बिल्कुल कंफर्टेबल है, और जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो हमारे लिए थोड़े से टफ, हम सो कॉल्ड टफ अपन कहते हैं जिनको, वो भी कुछ एक सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो फिर हमारी अब अगली स्ट्रेटेजी आ जाती है, फिर हमें इस सिलेबस को समझ करके, पढ़ करके, फिर इस सिलेबस को कुछ चंक्स में डिवाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं पूरे सिलेबस को, पूरा सिलेबस देख लिया, समझ लिया, अब हमें पूरे सिलेबस के ऊपर वर्क नहीं करना है। अब हमें सिलेबस को एक कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि वो सिलेबस हो सकता है बहुत बड़ा हो, तो हम उससे शुरुआत में एकदम से देखें तो शायद डर लगे, लेकिन हमें उसको एक टाइम के साथ में उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। हमें गोल सेटिंग करनी है, हमारे स्मॉल गोल्स अब सेट करने की बारी आ जाती है। जब हमें सिलेबस पता हो जाता है, फिर हम उनको डिवाइड करते हैं, फिर उसको कुछ गोल्स में जब हम डिवाइड करते हैं कि इतना पार्ट जो सिलेबस है वो हम इस समय पे क्लियर कर देंगे, और फिर ऐसे ही करते करते हमें सबसे पहले एक पार्ट जो
जो पहला पार्ट है उसके ऊपर फोकस करना है, फिर उस जो स्मॉल पार्ट जो हमारा निकला है उसके ऊपर फिर हमें फोकस करना है और भी ज़्यादा ढंग से। ये तो हमारा बिगर गोल हो गया। अब हमें इसके लिए थोड़े स्मॉल गोल्स और बनाने हैं, स्मॉल गोल्स और सेट करने हैं जो कि हमारे जो पर चैप्टर वाइज हो सकते हैं। जैसे आपने एक जो चंक में जो डिवाइड करे थे उसमें एक जो पार्ट था उसमें आपने 3-4 चैप्टर डाल दिए मान लो एक सब्जेक्ट में, तो फिर अब वो तो 3-4 चैप्टर्स हैं, उन 3-4 चैप्टर्स में से अब आप एक फर्स्ट चैप्टर के बारे में, सेकंड चैप्टर के बारे में, थर्ड चैप्टर के बारे में, उनके फिर टॉपिक किस चैप्टर को कितना टाइम मुझे देना है। हो सकता है आपको इसको समझने के लिए आपको थोड़ा टाइम लगे, मीन्स आपको 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद इस चीज़ का आइडिया लगे, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये करना है। दिस इज मीन्स गोल सेटिंग। आपके लिए गोल सेटिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब प्लानिंग के अंदर ही एक और चीज आ जाती है, हमें प्लानिंग करनी है और फिर हमें इसके लिए एक कुछ गोल्डन रूल बोलूंगा प्लानिंग, और हमें उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा एक रूल बोलूंगा, वो आप मान सकते हैं। तो वो रूल ये है कि अगर आप अपना एक टाइम टेबल, मतलब अगर आप बॉडी को समझो, आपको गोल पे पहुंचना है और किसका यूज करके आपकी बॉडी को यूज करना है, तो मेन सबसे पहली चीज स्टेप जो होनी चाहिए आपकी इसके अंदर फिर वो ये होनी चाहिए कि अब आपको अपनी बॉडी को समझना होना चाहिए कि आपकी बॉडी क्या चाहती है। मीन्स आपकी बॉडी को फिट रखना है, और बॉडी के अंदर एक चीज होती है बॉडी क्लॉक। तो इस चीज से अब अपनी जो प्लानिंग करी है, अब उस प्लानिंग को रेगुलर रखने के लिए हम बॉडी क्लॉक का यूज करेंगे। देखो इसमें मजा आएगा, देखो क्या कैसे करते हैं। तो बॉडी क्लॉक हमारी एक ऐसी चीज होती है जो कि हमारी बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ बाहर की कोई क्लॉक, ये हमारी जो डे एंड नाइट वाली जो क्लॉक होती है जो हमारी इस नेचर में होती है उसके साथ में अलाइन होती है, और वो अपने आप ही नेचर के हिसाब से ही वो हमें हमारे नेचर्स को डिटेक्ट कर रही होती है। हम जैसे सोते हैं और उठते हैं, हमारे उस नेचर को वो हर रोज चेक करेंगे। हम किस समय पे खाते हैं, किस समय पे पढ़ते हैं, किस समय पे बैठे होते हैं, किस समय पे क्या होता है, अगर उस पर कोई पैटर्न फॉलो दिखता है तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अरेंज कर देगी। लेकिन अगर वो पैटर्न अगर नहीं फॉलो कर रहे होते, उस पर अगर कोई पैटर्न नहीं होता है तो वो बॉडी क्लॉक विदाउट एनी पैटर्न वो रैंडमली कुछ भी एक्ट कर रही होती है, जिसको अपने लिए समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ को जब अपन देख लेते हैं तो क्यों ना हम इस चीज़ को साथ में लेकर के चलें, हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट करें, हमारे लिए क्यों हम रैंडमली उसको एक्ट करवा करके हमारे लिए दिक्कत खड़ी करें। तो फिर इस चीज़ को साथ में लेने के लिए बॉडी क्लॉक को आपको मैनेज करने के लिए आपको प्लानिंग करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सोना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे आपको सोना चाहिए जो आप बनाओगे प्लानिंग, और एग्जैक्ट 7 घंटे के आसपास, 8 घंटे के आसपास, जितनी भी आपको नींद सफिशिएंट चाहिए उतने के आसपास फिर आप एग्जैक्ट उस टाइम पे आपको 7 घंटे की नींद मैं प्रेफर करूंगा कि 7 घंटे की नींद आप लो। नहीं तो हो सकता है कि आपको दिन में सोना पड़े या फिर आपके कुछ शेड्यूल में थोड़ा आपको चेंजेस करने पड़ जाए, तो इससे अच्छा है कि आप 7 घंटे की नींद ही लो, नहीं तो आपको नींद आ सकती है दिन में। और मोस्ट प्रोबेबल मैं आपको जो बोलूँगा कि आपको दिन में सोना अवॉइड करना चाहिए, बाकी आप नैप वगैरह ले सकते हैं। तो अगर आप रोज ऐसा काम करते हो, और उसके बाद में दूसरी चीज़ कि अपन एग्जैक्ट टाइम पे ही कुछ, हाँ ऐसा कर सकते हैं कि सुबह उठते ही फिर हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे हम एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी इस जर्नी के दौरान। हमारे फिजिकल को अच्छे रखने के लिए हमारी कुछ चीज़ें अगर हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली वो हमारे लिए बहुत फायदा करेगी, तो हमें ये जरूरी करना चाहिए। तो एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद में हमारी जो अपनी डाइट होगी वो सबसे मेन चीज़ है। डाइट को हमें जरूर समझना है, ना ज़्यादा खाना है और ना कम खाना है, हमें बिल्कुल सफिशिएंट जितनी प्रॉपर डाइट लेनी है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। कई जगह पे अपन ज़्यादा खा जाते हैं तो कई बार अपन को नींद आने लग जाती है और प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं। कम खाते हैं तो भी कमजोरी होती है, उससे भी नींद कई बार आती है, या फिर बेचैनी भी कई बार आ जाती है। तो अपन को प्रॉपर, या फिर दिमाग थोड़ा कम वर्क करता है, तो उस चीज़ के अपन को ध्यान देना चाहिए। तो बॉडी पे अपन को पूरी ढंग से ध्यान देना चाहिए, और इस चीज़ के लिए बॉडी क्लॉक एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हमें प्रॉपरली एक जो शेड्यूल अपन बनाए, जरूरी नहीं चाहे वो टाइम में हो, लेकिन अगर एक फिक्स टाइम अगर अपन बनाए तो हमारी बॉडी उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर लेती है, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 21 दिन का वक्त लगता है। तो 21 दिन अगर अपन रेगुलरली एक प्रॉपर वे के साथ में अगर अपन एक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है, और फिर 21 दिन के बाद में विदाउट एफर्ट्स वो एफर्टलेसली अपने आप उस चीज़ को फॉलो करने को आपको पुश करेगी। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अपने आप उस समय पे नींद आ जाएगी, अपने आप उस समय पे आप उठ जाओगे, आपको अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ आपके लिए डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाला है, ये जो प्रोसेस है। अब जबकि हमने एग्ज़ाम को समझ लिया है, उसकी प्लानिंग कर ली है, तो अब हमारे लिए सीधी सी बात होती है, अब आता है हमारा फेज एग्जीक्यूशन का। तो अब हमें प्लानिंग को एग्जीक्यूट करना है। तो जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो फिर अब हमें मोटिवेटेड रहना है, इंस्पायर्ड रहना है,
उस एग्ज़ाम के लिए हमें एक फोकस्ड वे में उसको एक रेगुलरली फॉलो करना है। एटलीस्ट 21 डेज़ मैंने आपको जैसे बोला था कि 21 डेज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर 21 डेज़ के बाद में बॉडी आपको अपने आप अडॉप्ट कर लेगी एक पैटर्न को। उसके बाद में आपके लिए वो फॉलो करना इतना मुश्किल नहीं रह जाएगा, तो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में हो सके तो एक्सटर्नल चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है आपको। मतलब मैं मोबाइल का इंडिकेशन कर रहा हूँ जो कि आपको एक डिस्ट्रैक्शन का बहुत बड़ा मीडियम हो सकता है, तो इस चीज़ से आपको बच के रहना है। और इस चीज़ का अगर आप पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। यस, पॉजिटिव वे में भी किया जा सकता है उसका यूज़। जैसे कुछ ऐप्स होते हैं जो कि आपको फोकस रखने के लिए बनाए गए होते हैं। वो कुछ ऐप्स ऐसे और कुछ हैबिट के ऐप भी होते हैं जिसमें आप क्या करो कि हैबिट्स उसके अंदर डाल दो और फिर आप रेगुलरली उसके ऊपर चेकअप करो कि आपने ये हैबिट यूज आज उस हैबिट को फॉलो किया या नहीं। आप जैसे ही उसके अंदर टिक देखोगे एक 5वें दिन 6ठे दिन अगर आपका जाकर के मन थोड़ा बहुत हिलेगा भी, फिर अपने आप जैसे आप क्रॉस देखोगे ना, तो हमारी मेंटलिटी के अंदर अपने आप ही एक चीज़ आती है, एक पैटर्न एक उसको दिखना चाहिए। तो अगर वहाँ पे टिक 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 और एक क्रॉस दिखेगा तो वहीं पे अपने आप ही हमें वो करने को पुश करेगा। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइड भी हो सकता है। दूसरे फोकस के लिए भी हमारे ऐप हो सकते हैं। कुछ ऐप्स का लिंक मैं अगर हो सके तो मैं डिस्क्रिप्शन पे भी डाल दूँ। और उसके बाद में हम इन चीज़ों का तो यूज़ कर ही सकते हैं। उसके बाद में हम जैसे टॉपर्स किसी टाइम पे जैसे पढ़ते पढ़ते हमें किस समय पे मोटिवेशन की जरूरत पड़ी, तो हो सके तो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए हम कुछ टॉपर्स की वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे कि हमें उनके कुछ स्ट्रेटेजीज पता चलती हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई करते थे और उनका जो मूड होता था, मीन्स उनका जो पेपर की तरफ जो उनका एटीट्यूड होता था, एटीट्यूड के बारे में पता चलता है। तो ये चीज़ें डेफिनेटली हमें कुछ ना कुछ इंस्पायर करती हैं और हमें गोल की तरफ ले जाने के लिए काम करती हैं। तो ये हो गया अपना मोटिवेशन और अपना एग्जीक्यूशन के लिए कुछ स्टेप्स। और उसके बाद में अक्सर की मैं एक कोट को बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छी लगती है, जो कि सागर सर ने जो इनका खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो अक्सर ये क्या करते हैं कि जान लगा दो या फिर जाने दो। ये कोट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और इक्वली राइट भी है। मीन्स कोई भी काम अगर आपने इस चीज़ को समझते हुए अगर आपने अपने आप को झोंका है इस एग्ज़ाम तैयारी के लिए, तो फिर आपको जान लगा दो या फिर जाने दो। या तो इस एग्ज़ाम के लिए पूरी जान लगा दो या फिर बिल्कुल इसको जाने दो। मतलब इसके बीच का रास्ता नहीं होना चाहिए बिल्कुल। या तो अपना 100% लगा दो या फिर बिल्कुल ही मत करो। तो क्या मतलब है, अगर आपने उसको बोला है कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा लेकिन उसके अपने 100% दे ही नहीं रहे, तो उसका कोई मतलब रहा। इससे अच्छा तो हम ये ना ही चूज़ करते, कुछ और कर लेते। बहुत सारी चीज़ें हमारे पास करने के लिए। मीन्स अपना 100% दो विदाउट एनी डाउट। पर हाँ, एक और बात जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है तो ये हो जाती है इस केस में, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो सक्सेस और जो फेलियर रेशियो है, मीन्स सक्सेस की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम होती है। जैसे कि जेईई एग्जाम दिया जब देखा जाए तो उसकी सक्सेस रेशियो 1% से कम है। तो इस केस में हमारे लिए एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, वो ये होता है जो कि ओनली इसी चीज़ के लिए भी नहीं, जितना जल्दी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं उतना जल्दी हमारे लिए वो फायदा हो जाता है। तो वो चीज़ ये है कि आपका कंट्रोल ओनली अपने ऊपर है। मीन्स आप ओनली अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी दिनचर्या को चेंज कर सकते हो, अपना सब कुछ अपने ऊपर चेंज कर सकते हो। लेकिन सराउंडिंग के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। जैसे कि ये कोरोना वायरस आ चुका है, किसी का कोई कंट्रोल नहीं था। ऐसा कहीं भी नहीं, एट द एग्जाम डे भी हो सकता है। मीन्स सराउंडिंग भी किसी का कंट्रोल नहीं है। तो इस चीज़ को इक्वली एक्सेप्ट करो कि अपना 100% देना है विदाउट थिंकिंग अबाउट द सक्सेस और फेलियर। मीन्स द रिजल्ट की परवाह नहीं देनी है, अपनी तरफ से 100% देना है। मीन्स एट दी एग्जाम से पहले हमें अपन का इतना प्रिपेयर होना है कि अगर हमारा एग्जाम 100% अच्छा गया तो हम जो हमारा गोल है वो हम प्राप्त कर लेंगे। और धीरे धीरे जैसे आप एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होने लग गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस जर्नी के दौरान। और एक और चीज़, कभी भी अपने आप को ट्राई करने से नहीं रोकना है। मीन्स डोंट स्टॉप ट्राइंग, ट्राई एंड ट्राई अगेन। अगर एक बार फेलियर मिल रहा है दूसरी बार ट्राई करेंगे हम। मीन्स हम अपनी चीज़ों को देख रहे हैं, हमसे देखा जा रहा है कि हमसे नहीं हो रहा है तो हम दोबारा ट्राई करेंगे। ट्राई करने से कभी नहीं रुकना है। अगर आपने इस चीज़ के पीछे पड़े हैं तो अपना 100% देना ही है। और उस ट्राई से अपन को मीन्स अपनी मिस्टेक से सीखना है। ट्राई टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। तो फिर अब हम जब इस लेवल पे आ चुके होते हैं तब उस केस में फिर हमारे लिए हमें अपना कंपटीशन भी देखना जरूरी हो जाता है और ढंग से अपने आप को एक लेवल पे देखना होता है कि हम किस लेवल पे, कंपटीशन कहाँ है और हमारा लेवल कहाँ पे है और हमें कितना गैप फिल करना है। तो इस चीज़ को जब हम सोचने लगते हैं और इस चीज़ को हम अब कैसे करते हैं, उस चीज़ के लिए एक और चीज़ है,
हम टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। हम जो मॉक टेस्ट हैं उस पेपर के मॉक टेस्ट अवेलेबल हर जगह पर होते हैं आजकल, तो हम मॉक टेस्ट लेकर के मॉक टेस्ट को देकर दे सकते हैं और अपना कंपटीशन लेवल देख सकते हैं। और फिर अब टेस्ट को देने के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। टेस्ट देना है अपन को पूरा सारे इन्वायरमेंट उसी तरीके से देना है जैसा कि हम बिल्कुल पेपर दे रहे हैं। उसको टेस्ट एक अलग एक छोटा या फिर बड़ा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, उससे सीखना है। उसको इस तरीके से लेना है कि मैं आज वही जेईई का एग्जाम देने जा रहा हूँ या फिर जो भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम हम देने जा रहे हैं वो वाला देने जा रहे हैं, तो उसको उस तरीके से देना है। तो फिर उसको फिर अब आपने एग्जाम दे दिया, अब एग्जाम के अब आपका एग्जाम जैसे ही एग्जाम ओवर अब आपका सेकंड एग्जाम शुरू होता है जो कि आपका मेन एग्जाम है। मीन्स आपको उसको एनालाइज करना है, एग्जाम को ढंग से एनालाइज करना है, उसका एक एक क्वेश्चन को आपको चेक करना है कि आपने कैसा अटेम्प्ट किया और कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए था। आपको सॉल्यूशंस को मिलाना है और उसको अप्रोच करने की कोशिश करनी है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से किया जा सकता था, या फिर कोई अगर आपको क्वेश्चन नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इस तरीके से अप्रोच करना था। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। अगर आपको इस चीज़ के ऊपर भी वीडियोज़ चाहिए कुछ अलग प्लानिंग्स के लिए तो आप मेरे को कमेंट्स में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं आपको इस चीज़ के ऊपर वीडियो भी ला करके दे सकता हूँ। ओके, तो अब हमने टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर लिया और उसको एनालाइज भी कर लिया, तो अब हमारी जो मिस्टेक्स निकलेंगी अब उसके ऊपर वर्क करना है कि वो मिस्टेक्स अब अगली बार नहीं होनी चाहिए। तो अब हम वो मिस्टेक्स को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। जितनी बार हम टेस्ट देंगे उस टेस्ट को भी अब हमें अलाइन करना है, एक प्लानिंग करनी है कि इस समय के बाद में हमें ये टेस्ट देना ही है। तो वो हम जैसे कोचिंग को सिस्टम करती हैं कि जैसे एक हफ्ते के बाद में या फिर दो हफ्ते के बाद में, मतलब एक संडे का जैसे ब्रेक के हिसाब से उस दिन आपको टेस्ट देना चाहिए और उसको एनालाइज करना चाहिए। एक बात और इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती है कि आपको जब आपको लगे तो आपको बीच में ब्रेक्स भी लेनी चाहिए, कंटिन्यूस पढ़ाई भी नहीं करनी चाहिए, कंटिन्यूस पूरा दिन सुबह से शाम तक काम करने में लगा रहना चाहिए। कुछ पॉइंट्स और मैं बताऊँगा अभी आपको एंड ऑफ द वीडियो में। अब इस पॉइंट पे जब हम इतना कुछ पढ़ चुके हैं और इतना प्रिपरेशन कर चुके हैं, अपनी जर्नी को ले चुके हैं, तो अब हमारे लिए हम जैसे ही कोई चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे ही कोई पेपर देते हैं, हम कोई मिस्टेक अपनी देखते हैं, तो अब हमें एक ही चीज़ बचती है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस इन प्रैक्टिस। कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, कोई मिस्टेक हमारी आई उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ये दिस इज़ द गोल्डन रूल, जिससे कि परफेक्शन आ जाए। हमें को परफेक्ट होना है ताकि पेपर में कोई भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके अंदर अपन को अटकना नहीं है। डायरेक्ट हमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखते ही हमें कॉन्सेप्ट ध्यान में आए, क्योंकि वो एग्जाम कुछ एग्जाम्स टाइम के एग्जाम होते हैं ना कि नॉलेज के। मीन्स हमें अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करना, अपनी स्पीड के ऊपर भी वर्क करना होगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले बोला वो एग्जाम क्या है, क्या वो स्पीड को टेस्ट करता है, क्या वो आपकी नॉलेज को टेस्ट करता है। एग्जाम में आप समझ जाते हो तो ये सारी चीज़ों पे आपको फोकस किस चीज़ पे फोकस करना है वो आपको पता चल जाता है कि मेरी कमजोरियाँ ये हैं और एग्जाम की एग्जाम करता है। अब एक पॉइंट वो ये है कि अब हमें फ्लैश कार्ड्स बनाने चाहिए। कुछ जो गोल्डन पॉइंट्स हैं जिनको हमें याद रखना है, उन चीज़ों को हमें याद रखने के लिए कुछ स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं। हम बुक्स के ऊपर कलर पेन के साथ में कुछ वाटर मार्क बना सकते हैं। हम किसी डायरी या फिर कोई कॉपी बना सकते हैं सेपरेट, जिसके अंदर हम सारे नोट्स लिख सकते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। हम कोई नोट्स लिख सकते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हम अलग अलग सोर्स से कलेक्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट हमको नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में है। क्योंकि ये सिलेबस बहुत वास्ट होता है। जब अपन कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें ज़रूरी नहीं कि हमें एक ही सोर्स से सारा कुछ मिल जाए। और एट लास्ट अब एक ही पॉइंट बचता है, वो ये है रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीजन हमारे लिए इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम इतना सारा कुछ कर लेते हैं तब एक रिवीजन हमारी जो तैयारी है उस चीज़ पे चांद लगा देता है। क्योंकि ये ड्यूरेशन ऑफ द एग्ज़ाम हमारा कोई ये जो प्रिपरेशन टाइम है वो हमारा छोटा नहीं होने वाला। ये कम से कम भी 1, 2, 3 कई बार और भी लंबा साल चल जा सकते हैं बहुत सारे एग्जामों में। तो अब जैसे जेईई में तो ओनली 2 साल या 3 साल मैक्सिमम मिलते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते, लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स में और भी ज़्यादा टाइम हो सकता है। तो इतनी ड्यूरेशन में जो आपने पहले फर्स्ट ईयर ऑफ योर प्रिपरेशन में जो आपने पढ़ा है, ज़रूरी है कि आपको वो एट द टाइम ऑफ द एग्ज़ाम आपको याद रहे। तो उस चीज़ के लिए रिवीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक रिवीजन प्लानिंग आपके लिए एट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आ जाती है इस पॉइंट पे। इसके लिए रिवीजन के लिए कुछ पॉइंट्स और हैं। एक वीडियो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ मैं, इस आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा, तो उस पर आप क्लिक करके
उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो आपको रिवीजन की स्ट्रेटेजीज आपको बता देंगी, बहुत ही बढ़िया तरीके से बताया गया है। एट लास्ट जब हमने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं तो अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब अगर हमने ये सारे जो मेन पॉइंट्स हैं, मीन्स अपने बारीकी से देखा एग्जाम को, कुछ फिक्स्ड पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को अगर अपन एक वे में, एक प्रॉपर वे में अगर अपन उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमें वो गोल अचीव करने में कोई नहीं रोक सकता, हमें वो गोल मिलना ही है। तो अब कुछ पॉइंट्स जो छोटे मोटे जो मैं बताना चाहूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते हैं, वो ये है कि आपको पूरा दिन स्टडी में जब आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करते समय पे कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। वो ये है कि जैसे आपको प्लानिंग आपको लगातार 18 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें या फिर टॉपर्स की किसी वीडियो को देखें तो बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे आपको जिनके स्टडी पैटर्न में आपको एक कंसिस्टेंसी दिखेगी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन दी आवर्स ऑफ स्टडी। एक बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ द टाइम आपको स्टडी में बिताने के बजाय उस टाइम को रिड्यूस कर दो, लेकिन द क्वालिटी ऑफ द स्टडी आप उसको इंक्रीज करो। इस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बहुत ही ज़्यादा आपको 18 घंटे पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 या ढाई घंटे पर सब्जेक्ट, अगर आपके जैसे एग्जाम्पल दूँ मैं कि अगर आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट्स हैं तो फिर उसमें आपको 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे पर सब्जेक्ट पर डे मोर देन सफिशिएंट है। अगर आप रोज कंटिन्यूसली एक फिक्स टाइम पे 2 घंटे या 2-2.5 घंटे एक ही सब्जेक्ट को लेकर के और ढंग से पूरे फोकस होकर के, पूरे कंसंट्रेटेड होकर के और पूरे कॉन्शियस होकर के, कई बार हम पढ़ तो रहे होते हैं लेकिन बस किताब खुली होती है, तो ऐसा नहीं चलना चाहिए। हमें सक्सेस तभी मिलेगी जब हम इस प्रोसेस को ईमानदारी से फॉलो करेंगे। दिस इज अप टू यू, इसको और कोई नहीं देख सकता, आप ओनली खुद ही देख सकते हो, खुद ही जज कर सकते हो। यू आर ओनली जज ऑफ योर सेल्फ। सो एट लास्ट मैं आपको यही कहूँगा कि आपको कुछ और टिप्स और ट्रिक्स चाहिए हो तो फिर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बोल सकते हैं और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर। और एक और पॉइंट, मैंने अभी आपको ये बोला कि 18 घंटे तक स्टडी करने के आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट आपको एक हार्ड वर्क की जगह एक स्मार्ट वर्क अगर आप फॉलो करते हैं, आप 2 या 2.5 घंटे की स्टडी पर डे पर सब्जेक्ट अगर आप लेते हैं तो भी इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। बिकॉज कंसिस्टेंटली जब आप इसको गिनोगे तो एट दी एंड ये बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है जो कि आपको सफिशिएंट है एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी टॉप रैंक में आने के लिए। और उसके बाद में जब आपके पास में ये चीज़ फॉलो करने के बाद में जो आपका टाइम बचे, तब आपको अपनी हॉबी हो गई, अपनी और जो इंटरेस्ट है या फिर कुछ टीवी देखना हो गया, वो सारे काम आप कर सकते हैं। इस चीज़ पे कोई बंधन नहीं है, लेकिन अपन को सबसे पहले आपको ये अपना जो डेली का प्लान जो है स्टडी का वो फिक्स करना है और सबसे मोस्ट प्रायोरिटी आपकी स्टडी होनी चाहिए रोज, बाकी सब कुछ सेकेंडरी ही होना चाहिए। सबसे मोस्ट प्रायोरिटी सबसे पहले इस टाइम पे आपको स्टडी होनी चाहिए, बिकॉज ये टाइम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको स्टडी करते समय स्टडी को लगातार नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने 2-2.5 घंटे बोले तो 2-2.5 घंटे आपको लगातार एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ते रहना है। 2-2.5 घंटे आपको एक सब्जेक्ट अगर आप पढ़ते भी हैं तो आपको स्टडी को 30 मिनट 25 मिनट इस पीरियड में आपको डिवाइड करना है आपकी पूरी स्टडी प्लान को। उसके बाद में 25 मिनट्स एंड 5 मिनट, 25 मिनट्स एंड 5 मिनट्स, 5 मिनट आपका ब्रेक का हो सकता है और उस ब्रेक के अंदर भी आपको कुछ भी करने नहीं लग जाना है। उसके अंदर भी आपको ऐसा कुछ काम करना है जो आपको फ्रेश करे। टीवी या फिर मोबाइल के अंदर आप लग गए तो आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं उससे, तो इस चीज़ पे आपको पूरा ध्यान देना है। तो आपको चंक्स में पढ़ाई करनी है, ना कि पूरी एक रेगुलर वन सेट स्टडी नहीं करनी है। यू शुड नॉट स्टडी इन वन सेट ओनली, यू शुड स्टडी इन चंक्स, ओके। और फिर एक और पॉइंट, आपको फ्रेश करने के लिए आप लगातार 2 टफ सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने की बजाय आपको 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स को इस तरीके से लेना चाहिए। एक सब्जेक्ट तो टफ है और एक सब्जेक्ट थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो गया। जैसे पीसीएम पढ़ना है तो आपको अगर मैथ पढ़ते हैं पहले तो उसके बाद डायरेक्ट ही फिजिक्स पढ़ना अवॉइड करना चाहिए, या फिर आपको अगर फिजिक्स पढ़ते हैं तो डायरेक्ट आपको मैथ्स उसके बाद में पढ़ना अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट ही लगभग थोड़ा सा ज़्यादा माइंड कंज्यूमिंग है। इसके कंपैरिजन में एक केमिस्ट्री सब्जेक्ट को एक ब्रेक दे सकता है। इनके बीच में आप सब्जेक्ट्स को स्विच कर करके पढ़ सकते हैं।
हैं, लेकिन ओवरऑल आपको पढ़ना है और कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज आपको जरूर ट्राई करनी है। आपको चेंजेस इन चीज़ों में लाने हैं। आपका शेड्यूल आपका फिक्स रहना चाहिए, लेकिन आप स्टडी पैटर्न में आप चेंजेस ला सकते हैं। आप कोई सब्जेक्ट पहले पढ़ सकते हैं, कोई सब्जेक्ट बाद में पढ़ सकते हैं, जो भी आपके लिए सूट करे बाद में उस चीज़ को आपको फॉलो करना है। और ऑल दी बेस्ट। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही ढंग से क्लियर हो और आप पूरे टाइम एक प्रॉपर वे में पढ़ें। ऑल दी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो और सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें। आपको इसी तरीके की वीडियो टाइम टू टाइम मैं आपको प्रोवाइड कर, और आपको जो टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।